आज का हमारा टॉपिक है मार्केट साइकिल और उसके साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं आपको समझा रहा हूं ताकि फिर मार्केट साइकिल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये क्या चीज है, कहां से बनती है, इसको कैसे निकाली जाती है। हमने बस तो इतना ही जानते हैं कि एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बने तो सपोर्ट बन जाती है, एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बने तो रेजिस्टेंस बन जाती है। हमें इतना पता है, लेकिन ये बनती कैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं। अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस राइज होती है। प्राइस क्या होती है? राइज होती है। यहां से राइज हुई। और जब सप्लाई ज्यादा बढ़ जाए और से डिमांड कम हो जाए तो उस जगह से प्राइस फॉल होती है। अब कौन सी जगह से डिमांड कम हुई और सप्लाई ज्यादा हुई, वो ये पॉइंट है। ये पॉइंट है। फिर जब सप्लाई बढ़ गई थी डिमांड से तो मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी। अब ऐसा हुआ कि डिमांड वापस बढ़ गई, अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। यहां से फिर डिमांड आपकी ग्रेटर हो गई सप्लाई से। अब इस पॉइंट की जगह पे एक हम हॉरिजेंटल लाइन बना लेंगे। ये हॉरिजेंटल लाइन शो करती है कि ये एक ऐसी जगह है जहां से डिमांड खत्म हुई और सप्लाई शुरू हुई। तो इस जगह पे इसको रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं कि ये एक रुकावट है, क्योंकि पिछली दफा बायर ने ट्राई किया, इस लेवल तक पहुंच के वहां से गिर गए। मतलब ये एक ऐसी चढ़ाई है जहां से बायर क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो हम इसको बोलते हैं ये एक हमारी रेजिस्टेंस है। जब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गई, डिमांड बढ़ गई इस सप्लाई से, इसका मतलब है कि यहां से सेलर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया, बायर का इंटरेस्ट शुरू हो गया। इस पॉइंट से डिमांड एक्सचेंज हुई है, सप्लाई से बढ़ गई है, तो ये हमारी बन गई सपोर्ट। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इस हिसाब से हम यूज करते हैं कि पिछली दफा हम मेमोरी को रिकॉल करते हैं। पिछली दफा एक ये जगह थी जहां से सप्लाई डिमांड से ज्यादा बढ़ गई थी, और हो सकता है कि आज फिर इसी जगह से हमारी सप्लाई वापस आना शुरू हो और दोबारा प्राइस गिरने की कोशिश करे। हम ये सोच के जब हमारी प्राइस डिमांड ऊपर की तरफ पहुंचती है, इस जगह पहुंचती है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछली दफा प्राइस नीचे गिरी थी और हो सकता है कि अब भी प्राइस नीचे गिरे। और ऐसा ही होता है कि जैसे प्राइस यहां पर पहुंचती है, थोड़ा रिएक्शन करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरती है। जब प्राइस नीचे की तरफ गिरती है तो यहां पर आके पहुंचती है तो एक सपोर्ट मिल जाती है कि यार पिछली दफा थोड़ी देर पहले की बात है जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ उठी थी, अब लग रहा है कि दोबारा हो सकता है यहां से प्राइस उठे, और हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो गई और प्राइस वाकई यहां से ऊपर की तरफ उठ गई। हमने कोई भी ट्रेड किया, बाय का कुछ भी किया, और प्राइस यहां से बाकी उठ गई। अब अगली दफा हमने दोबारा प्रेडिक्ट किया, हाँ यार दोबारा भी प्राइस नीचे गिर सकती है, और वाकई में प्राइस नीचे की तरफ गिरती है। अब अगली दफा फिर हम इसी लेवल को सोचते हैं कि अब दोबारा भी जब प्राइस आएगी तो गिरेगी। अब अगली बार जब प्राइस आती है और हम यहां पर समझते हैं कि यहां से सेल आएगा, लेकिन सेल की जगह पे क्या होता है कि प्राइस यहां पर बिल्कुल भी काम नहीं करती और प्राइस यहां से निकल जाती है, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकल जाती है। अब यह भी बात समझ में आ गई कि यहां से प्राइस क्यों नीचे गिरी, यह भी बात समझ में आ गई यहां से प्राइस क्यों नीचे गिरी, लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही कि यहां से क्यों ब्रेक हुई और इससे प्राइस ऊपर की तरफ क्यों जा रही है। रेजिस्टेंस है तो हर बार काम करे, हम यही सोच के करते हैं। देखिए, जब आप रोड पे सफर करते हैं ना, तो हर 100 किलोमीटर, हर 50 किलोमीटर या कभी कभार 15 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक पेट्रोल पंप होता है या फिर एक होटल होता है, कुछ भी ऐसा होता है जहां पर आप स्टे करते हो। अब आपके पास तो अपनी गाड़ी है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो फिर जहां पर कोई भी आबादी ना हो, मैं वहां पर रोड पे खड़ा हो जाऊं
मुझे वो कोई भी गाड़ी पिक करेगी, या मैं पेट्रोल पंप जहां पर स्टॉप है वहां पर चला जाऊं तो वहां से मुझे गाड़ी पिक करेगी? कोई भी मुझे जवाब दे। किसी स्टॉप से गाड़ी पिक करेगी, या फिर मुझे किसी वीरान जगह से गाड़ी पिक करेगी? मुझे क्या करना चाहिए? स्टॉप से। पेट्रोल पंप से। स्टॉप से। पेट्रोल पंप से। ये बाइंग और सेलिंग भी एक जर्नी है। सेलर और बायर अपने अपने स्टॉप पे आके खड़े हो जाते हैं। जब यहां से प्राइस गुजरेगी, जब यहां से प्राइस गुजरेगी, हम वे उस पे चढ़ जाएंगे। बाय करना है बाय कर लेंगे, सेल करना है सेल करेंगे। अब हर बार प्राइस यहां से क्यों गिर रही है? क्योंकि यहां पर स्टॉप है और सब सेलर यहां पर बैठे हुए हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में सेलर बैठे हुए हैं। अब मैं यहां स्टॉप पे खड़ा हुआ हूं, गाड़ी की कैपेसिटी है 60%। गाड़ी रुकती भी है, मैं चढ़ता नहीं हूं, या फिर गाड़ी मुझे पिक ही नहीं करती, रुकती नहीं है। वजह क्या हुई? गाड़ी की कैपेसिटी फुल है, तो उसने नहीं उठाया मुझे। या फिर गाड़ी दूसरी इस सूरत में नहीं रुक सकती कि यहां पर कोई भी बंदा ही ना हो। नहीं होगा, गाड़ी ने देखा बंदा नहीं है तो बस ये चली गई। अब यहां पर अगर कोई भी सेलर ना हो, मौजूद ना हो, तो यह बायर रुकेगा, यहां पर देखेगा कोई सेलर नहीं है, रिएक्शन नहीं आ रहा, बस फिर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाओ। तो जब तक यहां पर सेलर बैठा होता है इस लेवल के पास, तब तक ये लेवल काम करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। जब ये सेलर खत्म हो जाता है, कोई भी सेलर इंटरेस्टेड नहीं होता यहां पर सेल करने के लिए, उस वक्त ये प्राइस ब्रेक हो जाती है। या फिर दूसरी सूरत यह होती है कि सेलर की तादाद कम होती है, बायर की तादाद ज्यादा होती है। जितनी सप्लाई आती है बायर उसको ले लेते हैं, और डिमांड बायर की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। अब यहां पर हम एक ये अंदाजा लगा सकते हैं, एक ये बात कर सकते हैं, वो क्या हो सकती है कि अगर यहां पर 10,000 की सप्लाई मौजूद थी, 10,000 लॉट्स के ऑर्डर मौजूद थे, यहां पर हर कोई सेल करना चाह रहा था। जब मार्केट यहां से गिरी तो उस वक्त बचे 5,000। कितने बचे? 5,000। दोबारा यहां पर 5,000 में से कितने ऑर्डर प्लेस हुए? 3,000। तो बचे कितने? 2,000। और यहां पर 2,000 भी ऑर्डर लग गए, ये खत्म हो गया। अब इस जगह पे ऑर्डर ही नहीं है सेल का, तो सेल आएगी क्यों? सेल नहीं आएगी। सेल नहीं आएगी तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब हमें कैसे पता चला कि यहां पर सेल है कि नहीं है? आप देखें, जब पिछली दफा प्राइस यहां से यहां तक आई, अगली दफा प्राइस यहां से यहां तक आई, इस बार प्राइस यहां से यहां तक गई, इसने यहां तक टच क्यों नहीं किया? वजह कि यहां पर बहुत कम सेल हुई है, इसके कंपेयर सेल कम हुई तभी तो प्राइस थोड़ी गिरी ना। जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतना ज्यादा गिरेगी, जितनी कम सप्लाई होगी उतना कम गिरेगी प्राइस। तो यहां से प्राइस कम गिरी, इसका मतलब है सेल खत्म हो गई, तो दोबारा सेल यहां पर नहीं आएगी। तो हमेशा याद रखा करो, अगर कोई एक लेवल है, अगर प्राइस लोअर लो बनाती है नीचे की तरफ, तो दोबारा लेवल काम करेगी, और लोअर लो बनाती है दोबारा काम करेगी। अगर प्राइस लोअर लो एक दफा बनाया, अगली दफा हायर लो बनाया, तो चांसेस कम हो जाते हैं। यहां पर इसलिए काम किया कि यहां से लोअर लो बनाया, बहुत ज्यादा प्राइस गिरी, मतलब और सेलर इंटरेस्टेड। सेलर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? कि जब प्राइस नीचे गिरती है ज्यादा, अगर ट्रेंड अप हो तो आप लोग क्या सोचोगे? बाय करने के लिए सोचोगे। सेल अगर गिरेगी तो आप सोचोगे दोबारा यहां पर आए, दोबारा मैं सेल करूंगा, क्योंकि एक दफा आपने अगर प्रॉफिट ले लिया एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, फिर आपकी लालच बढ़ेगी, अब दोबारा यहां पर आएगी, फिर दोबारा सेल करूंगा, मार्केट गिरेगी। तो अगली बार जब आपने सेल किया यहां से, तो मार्केट थोड़ा सा गिरी, क्या आप दोबारा वापस यहां पर सेल करोगे? क्या कोई भी अट्रैक्ट होगा? क्योंकि आपने देख लिया कि यार बहुत कम प्राइस गिरी है, इस बार तो ये भी चांस नहीं लगता, तो प्राइस नहीं गिरेगी, प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो ये सब ऑर्डर्स होते हैं। अब कौन कौन से ऑर्डर होते हैं? इन ऑर्डर्स को कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से होता है? अभी प्राइस चल रही है 20 पे। क्या प्राइस चल रही है? 20 पे। हम जितने भी इस ग्रुप के अंदर लोग हैं, हमने सबने सोचा है कि हम कहां पर सेल करेंगे जब प्राइस 50 पे आ जाएगी। जब प्राइस 50 पे आ जाएगी हम क्या करेंगे? सेल। तो हम यहां पर बैठे हुए, क्या लगा के? सेल लिमिट ऑर्डर। क्या लगा के बैठे हुए हम?
सेल लिमिट ऑर्डर, कि जब भी प्राइस 50 पे टच करे हमारे लिए बहुत ज्यादा सेल हो जाए, हम वो सेल के ऑर्डर लगा के बैठे होते। तो जैसे ही प्राइस 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 50 को टच किया और न्यू नीचे गिर गई, क्योंकि हमारा इतना प्रेशर था। जब आप यहां पर सेल कर रहे हो तो नीचे भी कोई बाय करने के लिए बैठा होगा ना। इसी तरीके से जिसने 20 का देखा, बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं कि जब भी प्राइस 10 पे आए तो हमारा 20,000 ऑर्डर बाय हो जाए। कितने? 20,000 ऑर्डर। और जैसे ही प्राइस बाय को टच किया यहां से ऊपर उठना शुरू हो गई। अब सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हो गई। अब यहां से प्राइस बहुत ज्यादा गिरी थी तो फिर कुछ और सेल लिमिट ऑर्डर आ जाएंगे। तो जब वो सेल लिमिट ऑर्डर जाएंगे वो भी पेंडिंग होंगे, और जब दोबारा प्राइस 50 पे आएगी थोड़ा सा गिरेगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी। इस तरीके से मार्केट में चलती है। ये सारे सेल लिमिट ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, बाय स्टॉप ऑर्डर, सेल स्टॉप ऑर्डर, एसएल, ये सब ऑर्डर्स लगे होते हैं, इनको बोलते हैं हम पेंडिंग ऑर्डर। या फिर इनको आप दो किस्म के ऑर्डर बोल सकते हो। एक बोल सकते हो फिल ऑर्डर, जो हो गए मार्केट में, जो ट्रेड चल रहे हैं। दूसरा होता है अनफिल्ड, अभी तक ऑर्डर लगाया है लेकिन वो फिल नहीं हुआ, मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिल ऑर्डर का मतलब होता है कि मैंने सेल कर दिया, अब प्राइस नीचे चल रही है, मुझे प्रॉफिट होता जा रहा है, लेकिन मेरा दूसरा दोस्त है उसने कहा कि मेरा सेल अभी तक नहीं हुआ, तो उसका अनफिल्ड ऑर्डर हो गया। मेरा सेल हो गया तो मैं अब फिल ऑर्डर के अंदर हूं। लाजमी जब फिल ऑर्डर के अंदर में आ जाऊंगा तो फिर मेरा टारगेट होगा कि मैं यहां पर इसको टारगेट को खत्म करूंगा, ट्रेड को एग्जिट करूंगा, जो मेरे प्रॉफिट के हिसाब से होगा। तो इस तरीके से एक सारा सिस्टम होता है। बस सारा कुछ समझाने का मतलब यह था कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है तो पेंडिंग ऑर्डर की वजह से करती है, अगर यहां से गिरती है तब भी पेंडिंग ऑर्डर की वजह से गिरती है, यहां से ऊपर जाती है तब भी पेंडिंग ऑर्डर की वजह से, दोबारा पेंडिंग ऑर्डर की वजह से, दोबारा पेंडिंग ऑर्डर की वजह से। कभी कभार आप लोग सोचते हो कि सर होता यह है कि एक ब्रेकआउट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक ब्रेकआउट हो जाता है। मैं आप लोगों को उसकी कहानी बता रहा हूं, गौर से समझिएगा। यहां से प्राइस ऊपर गई, यहां पर एक रेजिस्टेंस इसने बना ली, सही है। यहां से प्राइस नीचे की तरफ आई, उसके बाद यहां से सपोर्ट बन गई, फिर यहां से प्राइस गई, यहां से रेजिस्टेंस बन गई, उसके बाद फिर यहां से वापस प्राइस नीचे आती है। अब नीचे टच नहीं करती, यहां से ऊपर की तरफ जाती है। अब सबने ऑर्डर कहां पर लगाए होंगे? अब मैं आपको बताऊं, जरूरी तो नहीं है ना सबने यहां पर ही ऑर्डर लगाए। क्या ये जरूरी है कि सबने ऑर्डर यहां पर लगाए? किसी ने यहां पर नहीं भी सर। लगाया होगा, किसी ने यहां पर भी लगाया होगा ना सेल का ऑर्डर, जी सर। किसी ने यहां पर भी लगाया होगा सेल का ऑर्डर, किसी ने यहां पर भी लगाया होगा सेल का ऑर्डर। ऐसा है नहीं है? हाँ, हर एक की अपनी मर्जी है। कानून तो नहीं है ना कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही सेल का ऑर्डर लगाना है। बहुत सारे लोगों ने यहां पर सेल का ऑर्डर लगाया है, बहुत सारे लोगों ने, फॉर एग्जांपल एसएल का मतलब है कि किसी ने सेल किया कि प्राइस नीचे गिर रही है, उसने सेल का ऑर्डर लगा दिया, प्राइस नीचे गिरेगी, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? वो अपना रिस्क रिवार्ड रेशो रखेगा ना, कि अगर नीचे चली जाए तो यहां पर सेल हो जाए, मेरा ऑर्डर एग्जिट हो जाए, मुझे प्रॉफिट मिल जाए, ये जिसका उसका टीपी होगा। और अगर ऊपर, इतना ऊपर आ गई तो फिर ये एसएल बन जाए, मेरा ऑटोमेटिक लॉस में ट्रेड सेल हो जाए। तो हर एक अपने हिसाब से रखता है ना एसएल, हर कोई अपने हिसाब से सेल लिमिट रखता है। कभी कभार क्या होता है कि प्राइस यहां तक जाती है, इस लेवल का तो रियल में ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होता है हम समझते हैं कि बहुत सारा स्ट्रांग ब्रेकआउट हो गया, अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, और उसी समय उसी वक्त ही प्राइस वापस नीचे की तरफ गिरती है और यूं नीचे आ जाती है। फिर अब जहां पर इन लोगों ने जहां जहां पर बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस क्या रखा होगा? उन्होंने कम से कम ये स्टॉप लॉस रखा होगा, और क्या, ऐसा ही है ना। थोड़ा सा नीचे क्या, अगर प्राइस मेरे डायरेक्शन से थोड़ा सा नीचे भी आ गई तो फिर ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, मैं नुकसान इतना बर्दाश्त कर सकता हूं। तो हुआ ऐसा कि यहां पर दोबारा ये काम हुआ, यहां पर एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई, हमने समझा कि स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो गया। स्ट्रांगली ब्रेकआउट होने के बाद हमने समझा कि मार्केट नीचे जाएगी, सबने सेल किया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अब तो मार्केट इसको भी ऐसे ब्रेक करके जा रही है, यूं 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 जा रही है। ऐसे होता है, एक दफा ऊपर का ब्रेकआउट होता है, एक दफा नीचे का ब्रेकआउट होता है, फिर प्राइस ऐसे जंप की तरफ भागती है। अब ये जो पेंडिंग ऑर्डर थे, ये सारे क्या थे? पेंडिंग ऑर्डर। ये सब का, किसी का नुकसान हुआ, किसी का फायदा हुआ, किसी की सेल हुई, किसी का क्या हुआ, ऐसे सब कुछ हो गया। इन सब पेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लिक्विडिटी।
इन सब का आखिरी एक लफ्ज क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? आपके पास असेट है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बहुत सारा फिजिकल पैसा है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल है। जब आप मार्केट में जाते हो, उनको बेचते हो, कैश आपको मिलती है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी एक पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, जो सेल का ऑर्डर भी हो सकता है, बाय का ऑर्डर भी हो सकता है, स्टॉप लॉस भी हो सकता है, टेक प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जितने भी किस्म के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। अब फॉरेक्स के अंदर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर यहां से प्राइस ऊपर गई, यहां से नीचे आ रही है, अगर आप सब लोग यहां से सेल करें इस एक्सपेक्टेशन से तो मार्केट नीचे गिरेगी, तो सेल करने वाला जो बंदा होता है, जो ट्रेडर होता है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक एसएल का ऑप्शन होता है, एक टेक प्रॉफिट का ऑप्शन होता है। एसएल का मतलब स्टॉप लॉस, कहां पर मैं स्टॉप लॉस करूंगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, भाई आप लोगों का दिन का स्टॉप लॉस क्या है? $10 तक नुकसान हो तो बस छोड़ दो ट्रेडिंग, ये स्टॉप लॉस इसको बोलते हैं। अब जब किसी बंदे ने यहां पर सेल किया, वो स्टॉप लॉस क्या रखेगा? यहां से एक रेशियो रखेगा, यहां तक, अगर यहां तक मेरे अगेंस्ट में मार्केट गई तो मुझे नुकसान हो जाए $10 का, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। हाँ, अगर यहां से नीचे आ गई तो मुझे $30 का प्रॉफिट हो जाए। ऐसे होता है ना? तो इस जी सर। एसएल को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। इस एसएल को क्या बोलते हैं? एक लफ्जों में लिक्विडिटी। अब एक बात बताओ, जितने भी छोटे 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 ट्रेडर होते हैं, सबकी लिमिट क्या होती है? मार्केट को थोड़ा सा ऊपर यहां पर वो अपना एसएल, अपना लॉस बुक कर लेते हैं। ऐसा ही है, हर एक की लिमिट थोड़ी होती है। लेकिन जब बहुत बड़े बैंक्स आते हैं, अब बैंक क्या सोचेंगे कि सबके स्टॉप लॉस कहां पर, क्योंकि सबने यहां पर सेल का सिग्नल मिला, सबने सेल किया, सबके स्टॉप लॉस कहां पर लगे हुए हैं? यहां पर लगे हुए हैं। बैंक ने देख लिया कि सबके स्टॉप लॉस यहां पर कोई 1-2 लाख स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 1-2 लाख स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। बैंक क्या करती है? बैंक के पास पावर बहुत ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास पावर बहुत ज्यादा होता है। सेल के सिग्नल को आर्टिफिशियली बाय में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाती है, सारे एसएल हिट करके फिर लगातार धड़ाम गिरती है मार्केट नीचे। अब यहां पर पूरा अवाम मार्केट से बाहर हो गया, सारा अवाम मार्केट से बाहर। अब खाली कौन प्रॉफिट कर रहा है? बैंक कर रहा है, क्योंकि गरीब आवाम का पैसा गया, डूब गया। आपका अगर $10 का लॉस होता है तो फौरन ट्रेड नहीं करते, फिर सोचते हो 1000 दफा, उसके बाद ही ट्रेड करते हो। यहां पर जितने भी बंदे थे, 1-1.5 लाख बंदे थे, जब 1-1.5 लाख बंदों का ऑर्डर जो है ना यहां पर ब्रेक हुआ, तो वो क्या समझेंगे कि मार्केट अपट्रेंड में जा रही है, सेल में नहीं जा रही। तो हो सकता है कि वो क्या करते हैं, फिर यहां पर बाय भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाय कर लेते हैं। कह रहे कि चलो सेल नहीं चल रहा तो फिर बाय कर लो। जब बाय करते हैं तो फिर मार्केट नीचे। आपके साथ ऐसा होता है, जब सेल करते हो तो बाय हो जाता है, बाय करते हो तो सेल हो जाता है। यहां पर जिन्होंने सेल किया था उनके लिए बाय बन गया, फिर बाय किया तो उनके लिए सेल बन गया, दोनों तरफ से लॉस। तो गरीब आवाम का, नॉर्मल ट्रेडर का इसी तरीके से लॉस होता है। बड़े बड़े बैंक्स को पता होता है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, उनको पता होता है कि किस जगह पे बहुत ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो बताते हैं कि कहां पर ऑर्डर बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। वो हमारे पहुंच से दूर है। अगर कोई $20,000 का सॉफ्टवेयर मिले तो क्या मैं खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। लेकिन बैंक खरीद लेगा ना, क्योंकि बैंक को $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, $2 बिलियन, $3 बिलियन, 5-10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। उसके लिए $20,000 की कोई वैल्यू है? बिल्कुल भी नहीं। वो खरीद लेगा। लेकिन मैं तो नहीं खरीद सकता ना, लेकिन मैं आइडिया तो लगा सकता हूं ना। अल्लाह ताला ने अकल तो दी है ना मुझे कि बैंक कैसे काम करता है। तो इस तरीके से जो आपके ब्रेकआउट फेल होते हैं वो लिक्विडिटी की वजह से फेल होते हैं। ये ब्रेकआउट ऐसे फेल होते हैं, आपको थोड़ा सा अकल करने की जरूरत है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऑर्डर्स यहां पर। अच्छा, टॉपिक इतने लेंदी है ना, अगर मैं खुल के नहीं बताऊंगा आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर वो ऊपर ऊपर से बताऊंगा ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, पर वो किसी काम की नहीं है ना, फिर वही आप फंसे रहेंगे हमेशा के लिए। ये देखें, ये सब क्या है? ये सेल के ऑर्डर हैं। ये क्या है? सब सेल के ऑर्डर हैं। यहां पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है हमारी। चलो हम इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं।
प्राइस बार बार ऊपर ब्रेक कर रही है, रिजेक्ट हो रही है, बार बार ब्रेक कर रही है। जब यहां पर ब्रेक करेगा तो दुनिया क्या समझेगी? वो समझेगी कि अब बाय मार्केट ऊपर करने की को। तरफ जाएगी, बाय करने को। फिर दोबारा जी। प्राइस नीचे गिरी, फिर वापस प्राइस स्ट्रांगली ऊपर आ रही है। देखो स्ट्रांग स्ट्रांग कैंडल आ रही है ऐसे स्ट्रांगली, और स्ट्रांगली ब्रेक होता है। सब क्या सोचेंगे कि मार्केट नीचे नहीं जानी, मार्केट ने ऊपर जाना है। मार्केट ने कहां जाना है? ऊपर। जिसने बाय किया सबका क्या होगा? काम तमाम हो गया। जी। इसी तरीके से जब सेल हुई तो यहां पर ये दो स्ट्रांग लेवल ब्रेक हो गई। अब आप लोग क्या सोचोगे कि सेल बड़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग कैंडल है, बहुत स्ट्रांग है, यहां पर लेवल ब्रेक हो गई है, सेल करो भाई, और मौका नहीं मिलेगा कभी भी फिर। हाँ, और जैसे आपने सेल किया मार्केट ऊपर चली गई, क्योंकि इनको तो सारे लिक्विडिटी को ब्रेक करना था, लिक्विडिटी को टेक इन करना था। टेक कर लिया लिक्विडिटी को, सबके ऑर्डर डायमेंशन कर लिए, थोड़ा सा ऊपर गए, अब आपको मॉर्निंग स्टार मिल गया। आप सोचो कि यार मॉर्निंग स्टार मिला है, ऊपर बाय किया था वो फेल हो गया, नीचे सेल किया था वो फेल हो गया, फिर मॉर्निंग स्टार मिला है, क्या अब मैं बाय कर सकता हूं? फिर आप बाय करोगे, फिर मार्केट ऐसे जराम जो गिरती है। आपने ट्रेड में फंसे, बहुत सारे मेरे जैसे ट्रेडर ऐसे होंगे, अगर मेरा यहां पर लॉस हुआ ना, फिर 2 स्टेप बांटे के लगाऊंगा, यहां पर करते 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 अकाउंट को जीरो कर दूंगा। समझूंगा नहीं कि चल क्या रहा है। ऐसे मार्केट नीचे गिरेगी, और लगातार जब गिरेगी तो फिर कोई चांस ही नहीं है मार्केट का। बहुत सारे लोग तो इसी दौरान ही अपना अकाउंट जीरो कर देंगे। तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा क्या है, ट्रैप है। मैं क्यों कहता हूं जो मार्केट दिखाना चाह रही है उसको ना देखो, जो मार्केट नहीं दिखाना चाह रही है उसको देखो। तो इसी तरीके से मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट देती है। अब फेक ब्रेकआउट की निशानियां क्या होती हैं? जैसे कि एक किसी लेवल का फेक ब्रेकआउट, जहां पर बहुत सारी लेवल्स हो ना, जहां पर बहुत सारी 2-3 दफा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने आपका। हर्षाद तुम्हारी तरफ से बहुत माइक बंद कर लो यार अपना। कभी इसके पास से दूसरा आवाज आता है, कभी क्या आता है, क्या करें। यहां से देखें, जहां पर आपको बहुत ज्यादा लेवल्स नजर आए ना, बहुत ज्यादा लेवल्स नजर आए, वो वाले ब्रेकआउट फेक होते हैं, वो वाले ब्रेकआउट फेक होते हैं। या फिर जहां पर आपको 2 लेवल एक जैसी नजर आए, वो वाले ब्रेकआउट फेक होते हैं। आपको जब यूं समझे कि प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, अब नीचे की तरफ आ रही है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक रेजिस्टेंस बन गई। अक्सर इस किस्म के जो ब्रेकआउट होते हैं ना, वो होते हैं ट्रू। अब मैं बताऊं क्यों। यहां पर रिएक्शन ज्यादा है या यहां पर रिएक्शन ज्यादा है? कहां पर ज्यादा है? आप लोग क्या समझ रहे हो, रिएक्शंस कहां पर है? नीचे वाले सर, ऊपर वाले में। यहां पर सर ऊपर reaction- वाले में। यहां पर है ना? हाँ, यहां पर है ना। तो जहां पर ज्यादा रिएक्शन मिलेगा वहां के ब्रेकआउट फेक होंगे। याद रखिएगा, जहन में बात रखिएगा याद। ये ब्रेकआउट क्यों फेक हुआ मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर रिएक्शन आप देखो पीछे कितने हैं या नहीं है। ये रिएक्शन है ना, 2 रिएक्शन हो गए, तो ये ब्रेकआउट फेक हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। जिस जगह पे ब्रेकआउट, जिस जगह पे आपको रिएक्शन ज्यादा मिलेंगे, वो वाले ब्रेकआउट फेक होते हैं। ये ब्रेकआउट ने कोई भी रिएक्शन देखा आपने, कैसे आसानी से ये ब्रेकआउट हो गया और कैसे आसानी से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं है। जहां ज्यादा रिएक्शन होता है वहां से ब्रेकआउट फेक होते हैं, बस आप याद रख लीजिए। अब आते हैं सपोर्ट एंड सर जो नीचे सपोर्ट है सर उसको एक बार बताइए, क्योंकि सर वो इक्वल बना हुआ है, फिर भी वहां मार्केट सपोर्ट के अंदर चला गया, तो उसको ऊपर की ओर कंटिन्यू करना था, लेकिन यहाँ से नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया। ऐसा क्यों? किस तरफ, कहां पर? सर नीचे सपोर्ट ये वाला 2 बार। हाँ जी, जो डबल बॉटम, हाँ डबल बॉटम बना है जी सर। हाँ, आप यहाँ पर यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से सपोर्ट को ऊपर जाना चाहिए। हाँ जी जी, यही तो सोच रहे जो आप गलत सोचते हैं। क्यों सपोर्ट को कंटिन्यू करना चाहिए? सोचने की बात है ना, सपोर्ट को क्यों कंटिन्यू करना चाहिए? यहाँ पर आपको 1-2 पहाड़ नजर आ रहे हैं बहुत बड़े, ये पहाड़ बड़ा है, ये पहाड़ बड़ा है। यहाँ पर सेलर इतना स्ट्रांग खड़ा हुआ है, इतनी सेल का प्रेशर है, फिर भी हम बाय के साथ क्यों जाएंगे? अपोजिट क्यों सोच रहे हैं हम? देखो ऐसे नहीं सोचो ना, जरूरी थोड़ी है। अगर इसको ऊपर जाना होता तो फिर ये सपोर्ट ही क्यों बना था? इसको ऊपर ही जाना होता ना, फिर वापस क्यों गिरा? जी
अगर ये वाला बायर इतना ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाला बायर इतना स्ट्रांग है, तो फिर इसने फिर 2 कैंडल के बाद फिर सेलर को मौका क्यों दिया? सोचो, यहां से तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। इस जी तरीके से आप नहीं सोचो, ठीक है, ओल्ड तरीके से नहीं सोचो, जैसे सोचे थे कि यहां से सपोर्ट है तो काम करेगी। सपोर्ट क्यों काम करेगी? सपोर्ट के लिए कोई देखो ना कि यहां पर कोई आपको एविडेंस तो मिले, क्योंकि एक ट्रेंड था, यहां से यहां तक का सपोर्ट बन चुका। ये सपोर्ट यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, ये अगर इसको ऊपर की तरफ जाना होता है, इस यहां से प्राइस ट्रेंड बनाई थी ना। आप लोग सोचो, ट्रेंड कहां से बना था? यहां से, ठीक है। जब यहां से ट्रेंड बना, तो यहां से अगर 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा प्राइस रुकी, रिजेक्ट हो गई, 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 तो फिर मतलब ये वाला ट्रेंड रिजेक्ट हो गया। अब ये वाला ट्रेंड यहां पर काम क्यों करेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट भी ऐसा हुआ है कि नीचे आके फिर ट्राई किया, नीचे आके फिर ट्राई किया। अब जब 2 दफा 3 दफा 5 दफा 10 दफा ट्राई कर चुका है कि लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो फिर यहां पर तो फिर ट्रैप ही है ना। यहां से अब क्यों सोचेंगे कि बाय करना है? सोचो, इस तरीके से सोचो, थोड़ा सा जहन लगा के सोचो। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए जैसे प्राइस ऊपर जाके नीचे गिरती है, तो इस जगह पे एक पैटर्न बनता है। क्या बनता है? पैटर्न। पैटर्न वो कौन सा होता है? एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। कभी कभार ये ग्रीन कैंडल का विक बहुत बड़ा होता है, कभी कभार ग्रीन कैंडल को विक बिल्कुल भी नहीं होता, और कभी कभार ग्रीन कैंडल का विक छोटा होता है और रेड कैंडल का विक ज्यादा बड़ा होता है। कभी कभार रेड कैंडल का विक छोटा होता है, कभी कभार दोनों में किसी को भी विक नहीं होता। तो हमने देखना है कि पहली नंबर कैंडल ग्रीन है, दूसरी नंबर कैंडल रेड है, तो यहां से दूसरी नंबर कैंडल की ओपन प्राइस और इन दोनों में से जिसका विक ऊपर होगा वो लगाएंगे, तो ये हमारी बन जाएगी रेजिस्टेंस। ओपन प्राइस जिसका विक लंबा हो, रेजिस्टेंस। कोई भी विक नहीं है, एक ही लेवल बनेगी हमारी रेजिस्टेंस। इसी तरीके से ऐसे सपोर्ट मिलेगी। फिर हमारे मार्केट के अंदर 2 किस्म की चीजें होती हैं, एक होता है पीक और दूसरा होता है वैली। पीक एंड वैली। अब यहां पर हमारे दोस्त हजरात क्या करते हैं, कोई भी लेवल नहीं छोड़ते, सबके सब लगा रखते हैं कि जैसे कि कुछ लिखा हुआ है पत्थर पे लकीर है कि हर लेवल को लगाना है। नहीं भाई, यहां पर आपको मार्केट के अंदर पीक और वैली कौन सी है? ये पीक है सारी। ये क्या है? पीक है। ये वैली है, ये वैली है, ये पीक है, ये पीक है, ये वैली है। ये पीक हो गई इसकी, ये वैली हो गई, वैली वैली पीक पीक वैली वैली। हाईलाइट हो गई सारी चीजें। ये यहां पर बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, इसके अंदर नहीं घुसाना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। इस जगह पे ये वाली काम करेगी, इसके अंदर अंदर जो ये छोटी रिट्रेसमेंट वगैरह ये वाली लेवल्स हमने नहीं लगानी, इसको स्किप कर दो, इन लेवल्स को स्किप कर दो। इसके ऊपर ट्रेड करोगे तो हमेशा नुकसान ही उठाओगे। एक एक कैंडल की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं होता। कहां पर ट्रेड होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? जहां पर पीक और एंड वैली होती है। वैली हो। अब यहां से प्राइस नीचे आई, प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे आई, प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे आई, प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे आई। ये आपकी क्या है? पीक 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 वैली 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 वैली। जहां पीक और वैली हो उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप आज ट्राई करके देखिए, वहां पर ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के देखिए, आपको बहुत ज्यादा रिएक्शन मिलेगा उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। और बाकी जब पीक और वैली के बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे, हम इनको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करते हैं और ये कभी काम करते हैं कभी नहीं करते। ज्यादातर कौन सी लेवल्स काम करती हैं? जो आपके पीक्स और वैलीज बनती हैं। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐसे मार्केट के अंदर लगा के रखिएगा, देखिएगा। जैसे कि ये आपको क्या मिली? एक पीक मिली, ठीक है। इस पीक के ऊपर आपने एक लेवल लगा के रखी और लेवल जैसे प्राइस इस लेवल के अंदर आ गई, क्या आपको इसने रिएक्शन दे दिया? वेरी गुड। यहां पर देखें, ये एक आपको वैली मिली, इस वैली के ऊपर आपने लाइन लगा के देखा। आप वैली को देखें,
इस वैली के अंदर सपोर्ट है, यहां पर आपको बायर की मूवमेंट नजर आ गई। अब रूल्स कब बाय करेंगे कब सेल करेंगे वो मैं आज नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पीक्स और वैली को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जहां जहां पर आपको पीक्स मिलेंगी, वैलीज मिलेंगी, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगी। बीच के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर यहां पर बोलेंगे सर ये भी तो सपोर्ट है, यहां पर भी तो रेजिस्टेंस है, ये भी है, वो भी है, ऐसे उसका तरीकेकार दूसरा है ट्रेड करने का। मेजर जो बेस्ट तरीका होता है वो हम पीक और वैली से पहले ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी करेंगे। तो आज टाइम ज्यादा बचा नहीं उसका मार्केट सप्लाई का, लेकिन 10 मिनट है। अगर क्यूरीज नहीं है तो फिर मैं मार्केट सप्लाई के बारे में बात कर लूं, अगर क्यूरीज हैं मार्केट सप्लाई में ही बात करिए सर। ठीक है। सर मार्केट सप्लाई में कीजिए। सर ये रेजिस्टेंस हाँ, सर। जोन जोन वगैरह क्या होता है? सर मार्केट सप्लाई या मार्केट साइकिल? और लाइन में फर्क होता है? सर मार्केट साइकिल या मार्केट सप्लाई? साइकिल। सर मार्केट साइकिल पे थोड़ा अच्छे से सर भले कल बात कर लीजिएगा, अभी 10 मिनट में वो टॉपिक कवर मत कीजिए। ठीक है। अच्छा हमजा बात करो। जितना भी हो सर बता। भाई देखो सर जिसका नाम लूं वो बात करे, हमजा बात करो। सर जैसे रेजिस्टेंस लाइन ये दो आपने ये लगाई है, एक बॉडी पे और एक विक पे, तो सर ये जोन बन गया। मतलब ये किस तरीके से काम करता है? रेजिस्टेंस लाइन काम करेगी, हमारा रेजिस्टेंस जोन काम करेगा। अब आपको सिर्फ ये समझना है आज के लिए, ऐसे जोन लगा के रखो और सिर्फ आपने देखना है कि ये जोन रिएक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। यहां पर जोन लगा के रखो और देखो कि ये जोन रिएक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसी तरीके से आप जोन लगा के रखो और फिर जोन का रिएक्शन देखो। इसको ट्रेड और इसका रूल क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे और लंबा डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कब काम नहीं करती तो क्यों नहीं करती ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारा इसका रिएक्शन देखो ताकि आपको पता चले कि आप सही लगा रहे हो। अगर सही लगाओगे तो 100% हर जगह पे रिएक्शन मिलेगा। जहां पर आपको लगे कि आपको रिएक्शन नहीं मिल रहा, इसका मतलब है आपने सही नहीं लगाई लेवल लगा के रखो, ठीक है। क्योंकि अब ड्यूरेशन इतना छोटा है ना कि इसके अंदर सारी बात नहीं कर सकते, सारा टॉपिक कवर नहीं कर सकते, इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। अभी मार्केट सप्लाई के अंदर देखो, मार्केट सप्लाई के अंदर वो हम आज डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट सप्लाई के साथ मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। यस सर। इंट्रोडक्शन में क्या, मैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, जब प्राइस नीचे की तरफ आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, इसमें एक इंपल्स वेव होती है, इसमें एक करेक्शन वेव होती है। और इसी तरीके से एक ट्रेंड दूसरे ट्रेंड को किस तरीके से चेंज करता है। अभी तक मार्केट के अंदर लोअर लो लोअर लो लोअर लो बन रहा था, ये स्ट्रक्चर है। जैसे लोअर हाई लोअर लो हायर हाई, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो किस तरीके से प्राइस ऊपर जाती है, फिर लोअर हाई बनाती है लेकिन फिर लोअर लो नहीं बनाती, फिर मार्केट इसको ब्रेक करती है, फिर यहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे करती है। तो ये इस किस्म के स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। क्योंकि मार्केट साइकिल और मार्केट स्ट्रक्चर ये टॉपिक दोनों एक दूसरे के साथ हैं। स्ट्रक्चर के अंदर इस वेव के अंदर कितनी कैंडल होंगी, इस करेक्शन वेव के अंदर कितनी कैंडल होंगी, इस इंपल्स की इस सपोर्ट के ऊपर। अब ये सपोर्ट करेक्शन की बनी है, इंपल्स की क्या बनती है, रेजिस्टेंस बनती है। ये मार्केट की वेव बहुत बड़ी है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इस सपोर्ट से ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये रेजिस्टेंस बनी, किसकी रेजिस्टेंस है, इंपल्स की रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट किसकी बनती है, करेक्शन की सपोर्ट है। करेक्शन की सपोर्ट हमेशा काम नहीं करती है ऐसे। इस तरीके से यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे रहेगी और इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कितना हम यूज करेंगे। जब एक इंपल्स नीचे आती है तो करेक्शन वेव कितना ऊपर जाएगी, फिर किस जगह से दोबारा मार्केट नीचे गिरेगी कि एक नई इंपल्स बनाएगी, इसकी कैलकुलेशन सब मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि यहां पर आपको मैं अगर ट्रेंड के अंदर दिखाऊं या चार्ट के अंदर, आपको एक बिल्कुल स्ट्रक्चर नजर आएगा और वो इतना बेहतरीन क्लियर स्ट्रक्चर है कि आप उसको सही तरीके से समझ भी सकते हैं। यहां से प्राइस नीचे की तरफ गिरती है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है, फिर वापस लोअर लो बनाती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऐसे
उसके बाद फिर मार्केट में एक ट्रेंड बनता है, फिर वो सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर की तरफ फेल हो जाता है, फिर कोशिश करता है, फेल होता है, फिर मार्केट नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये क्या है सारा? ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। कि अब किस तरीके से कैसे बना। अब देखो स्ट्रक्चर के साथ क्या क्या चीजें हमने देखनी होती हैं। इस लेवल से अगला लो बना कि नहीं बना, इस लेवल से ये लो है अगर, तो ये क्या है? लोअर लो। ये लोअर लो इस बात की जमानत देता है कि ऊपर से कोई भी रेजिस्टेंस काम करेगी। ये लोअर लो किस बात की जमानत देता है? कि इसके ऊपर जो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है वो काम करेगी। तो यहां से इस रेजिस्टेंस ने काम किया, इसकी जमानत कबूल हो गई, इसने काम किया, मार्केट नीचे आ गई। अब दोबारा एक लोअर लो के बाद दूसरा लोअर लो बना। यस सर। जब दूसरा लोअर लो बना तो इसने इजाजत दे दी, इसने गारंटी दे दी कि कोई भी ऊपर की रेजिस्टेंस काम करेगी। रेजिस्टेंस बहुत सारे किस्म की होती हैं, कुछ हिडन होती हैं, कुछ विजिबल होती हैं। यहां पर एक हिडन रेजिस्टेंस थी, इसको मैं बोलता हूं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस से मार्केट ने रिवर्स किया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अगेन लोअर लो बना, अब इसने फिर से जमानत दे दी, अभी भी हम फिर गिरेंगे। फिर इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ थोड़ी गिरती है, गिर के फिर ऊपर की तरफ चल जाती है। ऐसे यहां पर हाई बना, यहां पर इस हाई से ये हायर हाई बन गया। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ने जमानत दे दी कि अगली बार यहां से सपोर्ट कोई भी होगी वो काम करेगी। यहां से ये सपोर्ट ने इस दफा काम किया, फिर ये लो के बाद लोअर लो, लो के बाद लोअर लो, फिर ये एक दूसरे के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि जब किसी रेजिस्टेंस ने काम करना होता है वो पहले से सिग्नल नीचे दे चुका होता है कि अब जो ऊपर ये वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी हुई है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल यहां से टच करके वापस आऊंगा। लेकिन वो बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं चलता कि किस तरीके से, अगर यहां से प्राइस नीचे होकर ऊपर जा रही है तो हम तो बहुत समझते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत काम किया है, हमें पता होता है कि कौन सी रेजिस्टेंस काम करेगी। हम उसी रेजिस्टेंस पे जाके सेल का ट्रेड करते हो, मार्केट में नीचे आती है। और आप सब पूछते हो सर जब मैं रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूं तो उस वक्त तो मार्केट नीचे नहीं आती, और आप जब रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो तो फिर उसी वक्त ही आ जाती है मार्केट नीचे, ये कैसे? तो वो जब स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, आपको यह पता चल जाएगा कौन सी रेजिस्टेंस ने काम करना है और कौन सी रेजिस्टेंस ने काम नहीं करना। जो नहीं करेगी उसको छोड़ दो, जो करेगी उसको पकड़ लो। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता चलेगा कि कब प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करेगी। उसी स्ट्रक्चर के साथ मार्केट साइकिल भी होगा, क्योंकि कल का पूरा क्लास इस स्ट्रक्चर और मार्केट साइकिल के ऊपर रहेगा। चीजें बहुत ज्यादा हैं और समझाना जितना हो सकता है कि मैं इसको खोल के समझाऊं, आसान करके समझाऊं, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत आसान करके बच्चों की तरह समझा रहा हूं। हालांकि इतना नहीं समझाता ऐसे, आप लोगों ने पहले भी दूसरे भी वीडियोस देखे होंगे, इतना ज्यादा नहीं समझाता, लेकिन आप बहुत ज्यादा हो, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को दोबारा कभी किसी की जरूरत ही ना पड़े, आप लोग खुद ही मास्टर बन जाओ चीजों के। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता होगा, आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। किसी को कोई आज के लेसन में, आज की जितनी भी हम टॉकिंग की, उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, सवाल पूछ सकता है। सर मेरा एक कंफ्यूजन है, लेकिन हाँ, पूछिए। जो कल टॉपिक पढ़े थे उसका एक कंफ्यूजन, क्या पूछ सकता हूं? पूछिए पूछिए। सर जितने भी एनगल्फिंग कैंडलस्टिक या फिर 3 अपसाइड डाउन जो भी कैंडलस्टिक हम पढ़े, हाँ, तो 3 अपसाइड डाउन या फिर अपसाइड इनसाइड अप में क्या हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब भी वो कैंडल दिखे? जी, वो मैं आपको फिर एक गाइड करूंगा। एक मार्केट के अंदर सिमिलरिटी बनती है, क्या बनता है? सिमिलरिटी। एक पैटर्न बनता है बेयरिश का, तीसरा पैटर्न भी बनता है बेयरिश का, यहां पर एक एंगल्फिंग बनता है। एंगल्फिंग के बाद इस बेयरिश पैटर्न ने कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दी, मार्केट ने कंटिन्यू किया। दूसरा यहां पर एक डार्क क्लाउड कवर बनता है, इसका भी देखा कि हमने, इसने भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं दी। अब रेफरेंस कहता है कि पहला पैटर्न ने भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं दी, रेफरेंस कहता है कि दूसरे पैटर्न ने भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं दी, तो अब मैं क्या समझूंगा कि तीसरा पैटर्न भी रिट्रेसमेंट नहीं देगा, क्योंकि पिछले 2 पैटर्न ने रिट्रेसमेंट नहीं दी, तो कम से कम तीसरा पैटर्न भी रिट्रेसमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो फिर यहां पर भी रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, आप फौरन ट्रेड कर सकते हो। आई बात समझ में? सर अगर यह एक और कैंडल भी बन जाए तो? वो जब आए ना बन के तो फिर दिखाना मुझे, ठीक है? ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, मुझे जो है ना पिक्चर के साथ सवाल पूछो, ठीक है? जब बन जाए फिर पूछना, ठीक है? ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं, ठीक है?
अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर एक और एक डाउट। मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ चीजों को। यहाँ देखिए, ये क्या है, एक पैटर्न बना, इस पैटर्न ने रिट्रेसमेंट दी आपको? नहीं। ये पैटर्न बना, इस पैटर्न ने रिट्रेसमेंट दी आपको? नहीं दी सर। तो अगला पैटर्न बना, उसने रिट्रेसमेंट दी? नहीं दी। तो आप काम सेल कर सकते हो। ये पैटर्न बना, इसने रिट्रेसमेंट दी? नहीं दी। ये पैटर्न बना, इसने रिट्रेसमेंट दी? नहीं दी। तो अगला पैटर्न जब बनेगा वो भी रिट्रेसमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो हमें सर तीसरे पैटर्न पे ये करना है, गौर करना है, मतलब डेफिनेटली जब आप अभी करंट किसी भी देखें, आप करंट किसी भी पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो पीछे दो तो पैटर्न होंगे ना। जी सर। हाँ, अगर नहीं हो तो फिर आप वेट करना पड़ेगा आपको, फिर आप रिस्क नहीं लेंगे। अगर मतलब कि ऐसे कि आप डाउन ट्रेंड में थे, अब यहां पर आप अप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो, अब पहला पैटर्न बन रहा है, अब तो भाई किससे रेफरेंस किससे लेंगे? रेफरेंस बना ही नहीं है ना अभी तक तो। हाँ, तो फिर तो आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, ये रेफरेंस बन गया, फिर दूसरा रेफरेंस बन गया, अब तीसरे रेफरेंस के लिए फिर आपको इस पीछे दो वाले रेफरेंस को देख के आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कोई रेफरेंस नहीं है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी सर। जी सर। ये आप लोगों को वो स्ट्रेटजी का पता है, मिलेनियर? नो जी सर। आप सर मुझे पता है, वो मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की हुई है। मिलेनियर स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है जी। एक और सवाल पूछें। सर ये पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये स्ट्रांग है क्या वीक है? वो मैंने कल और परसों के लेसन में क्लियर कर दिया है, लेसन दोबारा देख लें। जी, इसके अलावा जी सर, ये आप जो ये मतलब पहली रेफरेंस, दूसरी रेफरेंस तो तीसरे रेफरेंस पे ट्रेड होगा, तो फोर्थ वाला जो मतलब पैटर्न आएगा तो हाँ। वो हम तीसरी और दूसरी पकड़ेंगे या फिर उसको नए से पकड़ेंगे? फिर उसके पीछे वाले दो हो जाएंगे, इसको स्किप कर दो। अच्छा सर। ठीक है, जी सर। कभी कभार फेल होगा, कभी कभार फेल होगा। और ये रेफरेंस किस सूरत में काम करते हैं? ये ट्रेंड की सूरत में। अगर ट्रेंड डाउन है तो डाउन के रेफरेंस ले लो, अगर ट्रेंड अप है तो अप के रेफरेंस ले लो। अपोजिट काउंटर करोगे तो काउंटर में नहीं चलेगा। ठीक है ना, काउंटर में नहीं चलेगा। ठीक है, पर अगर काउंटर में नहीं फेल चलेगा। हो गया तो फिर उसको हम छोड़ देंगे, तो फिर नहीं, जहां से फेल भाई देखो ना, आप ट्रेड क्या कर रहे हो? आप तो रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर रहे हो ना, कि रिट्रेसमेंट नहीं जी सर। आएगी। अगर उसकी जगह पे रिट्रेसमेंट आ जाए और कंफर्म हो जाए कि ये रिट्रेसमेंट ही है, तो फिर दोबारा ट्रेड कर दो, रिकवर कर लो उसको। जी सर। तो इस तरीके से कर लो, क्योंकि आप तो रिट्रेसमेंट की जगह पे ट्रेड कर रहे हो ना, कि आपको पता चल रहा है कि रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, आ गई तो फिर आपका ट्रेड लॉस हो जाएगा। तो उसके बाद उसको रिट्रेसमेंट समझ के अगला ट्रेड कर लो, फिर वापस वो आपका विन हो जाएगा ट्रेड। जी सर। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये एक पैटर्न था, ये रेफरेंस नंबर 1, ये पैटर्न था रेफरेंस नंबर नहीं, ये रेफरेंस नंबर 1 था, ये रेफरेंस नंबर 2 है। अब मैं इसको रेफरेंस नंबर 3 समझ रहा हूं। मैंने सेल किया, क्या किया मैंने? सेल किया, लेकिन ये मेरी रिट्रेसमेंट बन गई, मैं फिर दोबारा सेल करूंगा। जी सर। ठीक है, अगर एक लॉस हो गया तो फिर मैं दोबारा सेल करूंगा, फिर इस तरीके से। सर मेरा कल सर मार्टिंगल है ना ये? नहीं, मार्टिंगल क्यों लेंगे भाई? सर एक फेल हुआ फिर आप भूल जाओ मार्टिंगल को, उतने ही अमाउंट को दोबारा ट्रेड करो। ओके सर। हाँ, जो मनी मैनेजमेंट मैंने शुरू में सिखाई थी, उसके अंदर मार्टिंगल मैंने सख्ती से मना किया है। उस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी अमाउंट आए वो आप ट्रेड करोगे। परफॉर्मेंस बेड है, ट्रेड लॉस हुआ, अगला ट्रेड उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, अकाउंट कम आहिस्ता आहिस्ता गिरोगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। ओके सर, ये कैंडल जो भी हैमर बनता है या फिर पिन बार बनता है, जो भी बनता है, ये इसका बॉडी का कभी कभार देखा जाता है कि बॉडी का साइज बड़ा होता है लेकिन दिखने में वैसा ही होता है, तो फिर उसको भी हम क्या रिट्रेसमेंट कैंडल के हिसाब से समझ सकते हैं? देखो, क्या कोई पैटर्न ना बनाए, बस वो इनसाइड बार चलेगा, इनसाइड बार बनाएगा तब भी उसको रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे। डार्क क्लाउड कवर बनाया या पियर्सिंग लाइन बनाया तो बस फिर वो रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है जी सर। ओके सर मेरे कल सवाल रहेंगे थोड़े ज्यादा मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट साइकिल को लेकर, आज कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पूछ लेना कल। ओके सर। जी सर। सर यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बनना है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइंस अगर हम जोड़े तो ये डाउन ट्रेंड भी ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल यही बिल्कुल, ये वाला।
ठीक है, जी सर, तो ब्रेकआउट हो ये गया ऐसा नीचे। डिसेंडिंग और ट्रेंड, हाँ, डिसेंडिंग हो गया, रिटेस्ट हो गया यहाँ पे, रिटेस्ट के बाद डायरेक्ट डाउन ट्रेंड। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट जब चलती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होते हैं तो डिसेंडिंग ट्रायंगल या फिर सेमेस्ट्रिकल ट्रायंगल बनता है, या फिर बेयरिश फ्लैग बनता है, बुल फ्लैग बनता है, पेनेट पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, अगर नजर तेज है तो सब दिखेंगे, नजर कमजोर है तो फिर सिर्फ कैंडल ही दिखेंगे, पैटर्न नहीं दिखेगा। ठीक है, सर एक ही सपोर्ट या एक ही रेसिस्टेंस जब 2 बार काम करती है 5 तो दफा भी काम कर सकती है। नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब एक ही सपोर्ट एक ही रेसिस्टेंस अगर 2 बार काम करती है तो हमें, मतलब एक सपोर्ट नीचे से अगर 2 बार काम करी है तो हमें ऊपर का रेसिस्टेंस काम में लेना है या नहीं लेना है? समझ में नहीं आया सवाल। सर मैं कल आपको पिक सेंड करूंगा, आप उसमें एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, जी आप पिक कीजिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर लेवल है वो तब तक काम करती रहेगी जब तक यहाँ पर सप्लाई मौजूद होगी। जब तक यहाँ पर क्या होगी, सप्लाई मौजूद होगी। मैं एक अलग तरीके से देखता हूं, जब तक सप्लाई मौजूद है ये हर बार रेजिस्टेंस काम करती रहेगी, जब सप्लाई खत्म हो जाएगी तो फिर ये काम नहीं करेगी। मैं ऐसे देखता हूं, और सिंपल सा कैसे तरीका होता जाने है। की सप्लाई मौजूद है या खत्म हो गई? ये सब कुछ पड़ा हुआ है ना, ये ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है ना, ये क्या है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बताएगा ना कि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आएगी तो फिर जो है ना हम ट्रेड करते रहेंगे, क्योंकि जब वॉल्यूम तक पहुंचेंगे तो ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो। हेलो सर, सर आपको ग्रुप में मैसेज किया है, वहाँ पे एक ड्राइंग मैसेज किया है। ठीक है, एक सवाल बस, यही लास्ट सवाल लूंगा क्योंकि उसके बाद अब क्लास का टाइम हो गया दूसरा। खुल जाओ भाई। खफा है सर। है क्या, मोबाइल पे देख रहा हूँ। हाँ बस, हाँ इसको क्या है, सर ये जो लोअर लो है, इसको लोअर लो कंसीडर कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, लेकिन बस- लोअर लो वीक लोअर लो है। ये वाला जो है ना, ये वीक लोअर लो है। ठीक है, स्ट्रांग लोअर लो कैसे होगा, इससे नीचे बॉडी होनी चाहिए, वो बोलता है कंट्रोल एरिया। वो क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल एरिया। अब अगर लोअर लो बनता है, ये स्ट्रांग लोअर लो है। अगर इसको बोले तो ये वीक लोअर लो है। हम इसको नहीं मानते, वैसे हम इसको नहीं मानते। बाइनरी ऑप्शन में मान सकते हैं, लेकिन वैसे हम नहीं मानते, क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। बॉडी के साथ होगा तो फिर स्ट्रांग रहेगा, फिर हम इसको लोअर लो अच्छे तरीके से मान लेंगे। अब हम इसको सेम बॉडी के हिसाब से सेम लो मानेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलो जी अल्लाह सर, हाफिज करते जब हैं। तक लो बस भाई, जी। बस खत्म हो गया कहानी, कल अब इंशाल्लाह। ठीक है, जी सर, जी सर, जी ठीक सर, है, अल्लाह हाफिज। ठीक, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।